डियर स्टूडेंट्स, ये जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें अपनी एनसीईआरटी में पेज नंबर 142 से स्टार्ट है 11th एनसीईआरटी। वहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है उसमें से जो लाइन इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख के दी है आपको। इस पैराग्राफ का जो रिजल्ट है वो आपको ध्यान रखना है। हम अर्थ क्रस्ट का एनालिसिस करें या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनालिसिस करें तो उसमें एक कॉमन पॉइंट आता है ये कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या फिर अर्थ क्रस्ट हो, दोनों में एलिमेंट सेम होते हैं। अब एलिमेंट दोनों में सेम है तो कुछ ना कुछ डिफरेंट तो होगा ही सही। तो जो डिफरेंस है वो आपको ध्यान रखना है ये कि रिजल्ट ये आता है कि अर्थ क्रस्ट के कंपैरेटिवली लिविंग बींग्स में कार्बन एंड हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ क्रस्ट। इसके बाद देखिए, ये जो हमने बात करी आपसे एलिमेंट की, अब एलिमेंट कंबाइन हो गए, क्या बना दिए? केमिकल कंपाउंड। तो अपना जो प्रोटोप्लाज्म है उस प्रोटोप्लाज्म में, उस सेल में जो केमिकल कंपाउंड है वो ये सारे मिलते हैं। इसमें से देखिए, पहला है वाटर, मैक्सिमम क्वांटिटी में ही मिलेगा, इनऑर्गेनिक कंटेंट है। उसके बाद आता है प्रोटीन, ये ऑर्गेनिक है, न्यूक्लिक एसिड ये ऑर्गेनिक है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनकी क्वांटिटी ये है। आयंस आते हैं अप्रॉक्स 1%। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो इतनी सी है कि मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन मिलता है और रफली ये आइडिया ध्यान रखना होता है कि कौन सा कितना कितना मिलेगा। इसके बाद देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था अभी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, कहने का मतलब ये हुआ अपनी जो सेल है उस सेल में वो कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसकी स्ट्रक्चर में कार्बन मिलता है उसको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। अब ये जो मैंने बायोमोलिक्यूल अभी आपको बताए थे, इनमें से एक एक बायोमोलिक्यूल को हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो फर्स्ट बायोमोलिक्यूल में स्टार्ट कर रहा हूं वो है कार्बोहाइड्रेट। देखो, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के मेन सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट बने हुए किसके होंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एंड इसमें जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो 2:1 होगा। इसलिए इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोला गया है। क्यों? क्योंकि देखिए H2O में भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोल दिया। जनरल फॉर्मूला इसका जो है उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए, C6H12O6 आपने सुना होगा नाम, ग्लूकोज, तो उसका फॉर्मूला हो गया है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, कोई भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसका टेस्ट स्वीट हो, वाटर में सॉल्युबल हो जाए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? शुगर बोल देते हैं। इसके बाद देखिए, क्लासिफिकेशन आता है कार्बोहाइड्रेट का। 3 टाइप्स के होते हैं कार्बोहाइड्रेट: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब इनमें जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है वो है मोनोसैकेराइड। इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसका जो अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले की, तो जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है CxH2O. यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। इस फॉर्मूले में यदि हमने x = y रख दिया, देन दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर मोनोसैकेराइड। और यदि ऐसा होता है कि यदि हमें इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर सेम आ रहा है तो हम ये भी बोल सकते हैं वो क्या है? मोनोसैकेराइड है। इन जनरल कोई भी मोनोसैकेराइड होगा उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर सेम आएगा। कोई भी मोनोसैकेराइड हो वो या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे या फिर वो लीवो रोटेटरी होंगे। बट एक इसका एक्सेप्शन है मोनोसैकेराइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। रीजन क्या है उसका? उसमें कायरल कार्बन एब्सेंट होता है, तो वो ना तो स्मॉल डी फॉर्म शो करेगा ना ही स्मॉल एल फॉर्म शो करेगा। कोई भी मोनोसैकेराइड हो, वो मोनोसैकेराइड 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो एल्डोज होगा या फिर वो कीटोज होगा। कहने का मतलब ये हुआ, यदि मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज, कीटोन ग्रुप है तो कीटोज। जैसे ये कुछ एल्डोज और कीटोज के एग्जांपल दिए हुए हमने यहाँ पे, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसके बाद आता है मोनोसैकेराइड की जो स्ट्रक्चर है वो 2 टाइप की हो सकती है, या तो वो स्ट्रेट चेन फॉर्म में होगा या फिर वो रिंग फॉर्म में होगा। अब ये जो रिंग फॉर्म है ये 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? या तो पाइरेनोज या फिर फ्यूरेनोज। 5 कार्बन + 1 ऑक्सीजन का जो रिंग बनेगा उसको बोलते हैं पाइरेनोज, एंड 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन का जो रिंग होगा उसको बोला जाएगा फ्यूरेनोज। ये 2 टाइप की रिंग हो गई अपनी।
कोई भी मोनोसैकेराइड हो, सारे के सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द मोनोसैकेराइड्स विल शो बेनेडिक्ट टेस्ट, और इस बेनेडिक्ट टेस्ट को शो करने के लिए उसमें फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप होना चाहिए। तो कोई भी मोनोसैकेराइड हो, उस मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर में या तो मिलेगा एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप, तो कोई भी मोनोसैकेराइड होगा, सारे के सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब ग्लूकोज भी एक टाइप का क्या है, मोनोसैकेराइड है, तो यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस को भी हम बेनेडिक्ट टेस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। एनोमर्स, देखो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है और इस ग्लूकोज में रिंग स्ट्रक्चर में ये वाला रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। इसमें यदि कार्बन नंबर फर्स्ट पे OH डाउनवर्ड पोजीशन में तो इसको अल्फा ग्लूकोज, अपवर्ड पोजीशन में तो इसको बीटा ग्लूकोज बोला जाता है। अब इन दोनों को चेक करते हैं हम, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज को। तो इन दोनों में डिफरेंस एक ही है बस, कार्बन नंबर फर्स्ट पे। इसमें OH डाउनवर्ड पोजीशन में, इसमें अपवर्ड पोजीशन में। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एक दूसरे का आइसोमर हो गए। बट ग्लूकोज के केस में स्पेशली जो कार्बन नंबर फर्स्ट पे H एंड OH की पोजीशन को इंटरचेंज करने से जो ग्लूकोज को आइसोमर बनते उनको बोला जाता है एनोमर। बट यही डिफरेंस यदि कार्बन नंबर फर्स्ट को छोड़ करके किसी भी अदर कार्बन एटम पर चेंज कर दिया H और OH का, तो उसको बोला जाएगा एपीमर। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। जैसे ग्लूकोज है और मैनोज है। अब इन दोनों की स्ट्रक्चर को हम चेक करें तो देखिए इसमें सेकंड कार्बन एटम पर चेंज आ रहा है। कहने का मतलब ये हो, ग्लूकोज की सेकंड कार्बन एटम पर जो OH राइट में उसको लेफ्ट में कर दिया तो मैनोज होगा। ग्लूकोज में जो फोर्थ कार्बन एटम पर OH राइट में है इसको लेफ्ट में कर दिया तो इसको क्या बोलते हैं, गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज और मैनोज क्या हो गए, एपीमर हो गए ग्लूकोज के। इसके बाद देखिए मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन करा हमने 3 टाइप्स का था, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। बट यहां पे जो मोनोसैकेराइड के क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो ये होगा कि मोनोसैकेराइड की स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे। लीस्ट जो कार्बन का नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 3 कार्बन का होगा उसको ट्रायोज, 4 का ये, 5 का ये, 6 का ये, 7 का ये इनके एग्जाम्पल हो गए। ये इसका क्लासिफिकेशन है मोनोसैकेराइड का। कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। स्टूडेंट्स इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है, ये जो राइबोज का स्ट्रक्चर है, इस राइबोज की स्ट्रक्चर में जो सेकंड कार्बन एटम है, इस सेकंड कार्बन एटम को चेक करें आप। यहां पर देखेंगे आप सेकंड कार्बन एटम पर राइबोज में OH है और डीऑक्सीराइबोज की स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, इसके लिए इसको बोला जाता है डीऑक्सीराइबोज। कहने का मतलब इसमें एक ऑक्सीजन कम है तो फॉर्मूला इसका C5H10O4 हो गया, और ये डीएनए में मिलता है और ये मिलेगा किसमें, आरएनए में, ATP, FAD, FMN, NAD, इन सब के अंदर ये मिलता है। अगला देखिए ओलिगोसैकेराइड। 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में कंबाइन हो जाएंगी और कंबाइन होकर क्या बना देती हैं, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में जो मोनोसैकेराइड यूनिट है उनकी जो बॉन्डिंग होगी उस बॉन्ड को बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ऑलवेज मोनोसैकेराइड की रिंग स्ट्रक्चर के बीच में ही बनेगा। कोई भी मोनोसैकेराइड हो, उस मोनोसैकेराइड का या तो एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप किसी अदर मोनोसैकेराइड यूनिट के OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर रिलीज होगा, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, और बॉन्ड बन जाएगा कौन सा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब बात आती है ओलिगोसैकेराइड के क्लासिफिकेशन की। तो देखिए ओलिगोसैकेराइड का जो क्लासिफिकेशन है वो इस बेसिस पर है कि ओलिगोसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए। हाउ मेनी मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड, ऑन दिस बेसिस वी क्लासिफाई oligosaccharides. One of them first is disaccharide. It is made up of 2 monosaccharide units. कोई भी डाइसैकेराइड हो शुगर होगा. It means all the disaccharides are soluble in water and they are sweet in taste. ये हम कार्बोहाइड्रेट का जब स्टार्ट करा था उसमें फर्स्ट टाइम बता दिया था मैंने. ये कुछ इसके एग्जाम्पल है. सुक्रोज है, ट्रियोलोज, माल्टोज, लैक्टोज है. इसमें से सबसे पहले देखते हैं हम माल्टोज. देखिए माल्टोज जो है 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है. 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स का बना हुआ होता है. इसमें देखिए जैसे फर्स्ट ग्लूकोज ये रहा,
सेकेंड ग्लूकोज एरा, इसमें फर्स्ट ग्लूकोज का कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकेंड ग्लूकोज के कार्बन नंबर फोर्थ के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहां पर रिएक्शन होगा, वाटर रिलीज होगा, डिहाइड्रेशन हो गया। अब इसमें ध्यान से देखिए आप, फर्स्ट ग्लूकोज यूनिट का कार्बन नंबर फर्स्ट सेकेंड ग्लूकोज के कार्बन नंबर फोर्थ के साथ कंबाइन हो गया, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग हो गई। बट इस सेकेंड ग्लूकोज यूनिट का कार्बन नंबर फर्स्ट अभी भी फ्री है और इस कार्बन नंबर फर्स्ट की वजह से ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब ये माल्टोज भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। लैक्टोज, इसको मिल्क शुगर बोलते हैं, इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलेगा। उसी तरह से जिस तरह से अभी मैं आपको बता रहा था माल्टोज में, इसका कार्बन नंबर फर्स्ट इसके कार्बन नंबर फोर्थ के साथ रिएक्ट करा तो इसको 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोल दिया। इसी तरह से लैक्टोज में भी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलेगा बिटवीन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सुक्रोज, ये जो सुक्रोज है इसको केन शुगर बोलते हैं, टेबल शुगर, कॉमन शुगर, कमर्शियल इसके कॉमन नेम है। इसमें 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलेगी। इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर फर्स्ट इस फ्रक्टोज के कार्बन नंबर सेकंड के साथ रिएक्ट करेगा तो लिंकेज कौन सा हो गया, 1,2 लिंकेज। अब देखिए ग्लूकोज का जो रिड्यूसिंग कार्बन था कार्बन नंबर फर्स्ट कार्बन, इधर फ्रक्टोज का जो कार्बन नंबर था सेकंड कार्बन, दोनों के बीच में रिएक्ट हुआ और रिएक्शन होने के बाद ग्लूकोज का रिड्यूसिंग कार्बन, फ्रक्टोज का रिड्यूसिंग कार्बन दोनों कंज्यूम हो गए तो ये जो सुक्रोज है वो कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। ये पॉलीसैकेराइड जो है मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से बना हुआ होगा, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, टेस्ट भी स्वीट नहीं होता। कोई भी पॉलीसैकेराइड हो, सारे के सारे पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग होते हैं और लास्ट टर्मिनल एंड जो राइट टर्मिनल एंड है उसको रिड्यूसिंग टर्मिनल एंड बोला जाएगा, ये हमको ध्यान रखना होगा। पॉलीसैकेराइड का क्लासिफिकेशन, पॉलीसैकेराइड को हम 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड दैट स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड 2 टाइप्स के होंगे, होमोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। मेड अप ऑफ सिमिलर मोनोसैकेराइड यूनिट, होमो डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट का बना हुआ होगा, उसको क्या बोल देंगे अपन, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। उसके एग्जांपल्स हो गए सेल्यूलोज, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको ध्यान रखना होगा। ये अनब्रांच्ड पॉलीमर है, 6000 से लेकर के 10,000 बीटा डी ग्लूकोज यूनिट आपस में लिंक होंगी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग के थ्रू, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा और उससे बनेगा सेल्यूलोज। ये जो पेपर बना हुआ होता है वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। इसी से रेयन फाइबर बनाए जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। अगला है स्टार्च, प्लांट में स्टोर्ड फूड का फॉर्म है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें ग्लाइकोजन, ये स्टोर्ड फूड फॉर्म किस में मिलता है, एनिमल्स में मिलता है। इसमें 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दोनों मिलेंगी। 1,6 लिंकेज ब्रांचिंग पॉइंट पर मिलेगा। इसमें काइटिन, काइटिन एन एसिटाइल डी ग्लूकोज अमाइनो यूनिट के रिपीटेशन से बनता है। ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है, एग्जाम में आया वो भी क्वेश्चन है। आर्थ्रोपोड एंड फंग, आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो इसी का बना होता है। इधर जो फंजाई होते हैं उनका सेल वॉल भी इसी का बना होता है, इसलिए इसको फंगल सेल्यूलोज भी बोला जाता है। इन्यूलिन है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है आपको, इट इज द ओनली पॉलीसैकेराइड which is soluble in water and sweet in taste. It is made up of 25 to 35 fructose units. इसमें जो लिंकेज मिलेगा वो 1,2 होगा। म्यूकोपॉलीसैकेराइड, देखिए कोई भी पॉलीसैकेराइड जो हमने अभी तक पढ़े हैं, यदि वो स्लाइमी है, उसमें प्रोटीन एंड वाटर को बाइंड करने की कैपेसिटी है, तो उसी पॉलीसैकेराइड को हम और क्या बोल सकते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। अगला है लिपिड। देखिए लिपिड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल आपके सामने, एक इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लिपिड्स डू नॉट फॉर्म पॉलीमर। लिपिड पॉलीमर नहीं बनाते। यहां पे एक इंपॉर्टेंट और लाइन बोलता हूं मैं आपको, जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है अपने ऑल इंडिया पीएमटी में। लिपिड कभी भी मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, इट इज माइक्रोमोलिक्यूल। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये माइक्रोमोलिक्यूल होता है किसी भी हाल में, ये ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद देखिए
लिपिड का क्लासिफिकेशन 3 टाइप के होंगे, सिंपल लिपिड है, कंपाउंड लिपिड है, डिराइव्ड लिपिड है। सिंपल लिपिड उसको बोला जाएगा जो फैटी एसिड एंड अल्कोहल की रिएक्शन से बनता है, उसको बोला जाता है सिंपल लिपिड। दीज सिंपल लिपिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। यहाँ पे देखिए आप, सिंपल लिपिड का मैंने ट्राइग्लिसराइड फॉर्म बनाया है, 3 मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे फैटी एसिड के यूज किए हैं, 1 मॉलिक्यूल है अल्कोहल का, और वो भी कौन सा अल्कोहल है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है, एक टाइप का ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। मैंने ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल क्यों बोला, देखिए इसकी स्ट्रक्चर में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करा, नंबर ऑफ रिलीज वाटर मॉलिक्यूल हुआ 3। एक्चुअली यहां पे एसिड एंड अल्कोहल का रिएक्शन हुआ है, तो इसको बोल देते हैं क्या, एस्टरिफिकेशन। कहने का मतलब ये भी बोल सकते हैं सिंपल लिपिड क्या है, एस्टर है। किसके एस्टर है, फैटी एसिड एंड अल्कोहल के। अब ये जो फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड भी 2 टाइप का होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ओनली सिंगल बॉन्ड मिलेगा सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड मिलेगा अनसैचुरेटेड। ये इसके बारे में कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। इनमें से इंपॉर्टेंट है सैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको पामिटिक एसिड ध्यान रखना है, इसकी स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ कार्बन होता है 16। स्टीयरिक एसिड ये इसमें 18 होता है। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल है। जैसे ओलिक एसिड है, इसकी स्ट्रक्चर में एक ही डबल बॉन्ड मिलेगा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। यदि किसी फैटी एसिड की स्ट्रक्चर में एक ही डबल बॉन्ड मिलता है तो उसको बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और यदि मोर देन डबल बॉन्ड मिलेगा तो उसको बोला जाएगा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगला देखिए कॉन्जुगेटेड लिपिड। कॉन्जुगेटेड लिपिड में देखो फैटी एसिड होंगे, अल्कोहल होगा, लेकिन उसके कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा। अब एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, यदि उसमें फॉस्फोरिक एसिड मिला तो उसको बोल देते हैं फॉस्फोलिपिड, और यदि उसकी स्ट्रक्चर में कार्बोहाइड्रेट आ रहा है तो उसको बोल देते हैं ग्लाइकोलिपिड। 2 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस H3PO4 प्लस नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये मिलके बना देते हैं क्या, फॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड का अभी मैंने आपको बताया ही था, 1 मॉलिक्यूल फैटी एसिड, 1 मॉलिक्यूल स्फिंगोसान और एक कार्बोहाइड्रेट आ गया कौन, गैलेक्टोज, ये मिलकर बना देगा ग्लाइकोलिपिड। इसके एग्जाम्पल हो गए। अगला देखिए डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड की स्ट्रक्चर जो होगी वो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी उसमें फैटी एसिड एंड अल्कोहल दोनों मिलकर के बनाया उसको। ये 2 टाइप के होते हैं, स्टीरॉयड एंड क्रोमोलिपिड। स्टीरॉयड भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, स्टीरॉल एंड स्टीरॉन। देखिए इसमें स्टीरॉल जो है उसमें अल्कोहलिक ग्रुप मिलेगा, और जो स्टीरोन है उसमें कीटोनिक ग्रुप मिलेगा। जैसे आपने नाम सुना होगा कोलेस्ट्रॉल, तो एक टाइप का क्या हो गया, स्टीरॉल हो गया। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं अपन। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल इंडिया पीएमटी में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे। पहला इसमें लाइन है, प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन का जो यूनिट है वो अमीनो एसिड है, प्रोटीन के जो मोनोमर है वो अमीनो एसिड है। प्रोटीन हेट्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अभी ये वाली, प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इट मींस प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन्स आर नॉट होमोपॉलीमर। और प्रोटीन को बनाने में जो अमीनो एसिड यूज होते हैं उनको प्रोटीन अमीनो एसिड बोलते हैं, और वो कौन से टाइप के होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड। अब क्वेश्चन ये है कि अल्फा अमीनो एसिड किसको बोला जाए, तो वो समझ लो। देखो जैसे ये अमीनो एसिड का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, तो देखिए COOH ग्रुप, NH2 ग्रुप, सेम कार्बन पर अटैच है, तो इस कार्बन को बोला जाएगा अल्फा कार्बन, और इस अमीनो एसिड को बोला जाएगा अल्फा अमीनो एसिड। जो प्रोटीन बनाने में यूज होते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, और उनको ही बोला जाता है प्रोटीन अमीनो एसिड। बट जो प्रोटीन बनाने में यूज नहीं होते उनको बोला जाएगा नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। देखो ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, और इस अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में देखिए ये वाला जो अमाइनो ग्रुप पार्ट है, इधर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पार्ट है। अच्छा, ये चेंजेबल नहीं है, इसका मतलब वेरिएशंस इन अमीनो एसिड्स डिपेंड ऑन साइड ग्रुप, इसको बोलते हैं साइड ग्रुप। ये वेरिएबल ग्रुप होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर में यदि R का वैल्यू H है तो उसको ग्लाइसिन बोलते हैं हम,
CH3 है तो उसको एलेनाइन बोल देते हैं, CH2OH है तो उसको सेराइन बोल देते हैं। ये जब आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे ऊपर ही ऊपर देखना पेज नंबर 145 पे, वहां पे आपको ये सारे स्ट्रक्चर दिखाई दे जाएंगे इन अमीनो एसिड्स के। अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में देखिए आप, एक तो C ग्रुप है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, एक NH2 ग्रुप है, बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। यदि कोई मॉलिक्यूल एसिडिक एंड बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करे तो उसको बोला जाता है क्या, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बारे में ध्यान रखनी है आपको। ये कुछ अमीनो एसिड के जो स्ट्रक्चर है जिनके बारे में मैं बात कर रहा था वो दिखाए गए हैं, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में यदि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो तो उसको बोला जाता है ज्विटर आयन। अब ये जो ज्विटर आयन है, कहने का मतलब ये हुआ जो अमीनो एसिड है बेसिक मीडियम में उस पर कौन सा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव, एसिडिक मीडियम में उस पर चार्ज मिलेगा कौन सा, पॉजिटिव। अभी मैंने आपको बोला कि यदि किसी अमीनो एसिड पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल क्वांटिटी प्रेजेंट हो तो उस मॉलिक्यूल को बोला जाएगा ज्विटर आयन, और जिस पीएच पे ऐसा होगा उस पीएच को बोला जाएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये वो पीएच है जिस पर किसी अमीनो एसिड पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन का अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन की जो यूनिट है अमीनो एसिड के टाइप बताए गए यहाँ पे। एसेंशियल अमीनो एसिड जिनका हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता, जिनका हमारी बॉडी में सिंथेसिस होता है उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल, और जिनका सिंथेसिस होता तो है हमारी बॉडी में बट वेरी लेस क्वांटिटी में होता है उनको हम सेमी एसेंशियल बोल देते हैं। सेमी एसेंशियल के एग्जाम्पल है, और इधर ये एसेंशियल अमीनो एसिड के एग्जाम्पल है, ये नॉन एसेंशियल के। बच्चों आपको ध्यान रखना होगा ये एग्जाम्पल आते रहते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा, इनको ध्यान रखना ही है आपको। अगला देखिए, ये मिथ्योनाइन जो है ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। इसमें से देखिए फिनाइल एलेनाइन, ट्रिप्टोफैन, ये जो अमीनो एसिड है ये किस टाइप के, ये ध्यान रखना होगा, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है। एक टायरोसिन है, एक ट्रिप्टोफैन है, एक फिनाइल एलेनाइन है, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड को आपस में ज्वाइन करने वाला जो बॉन्ड होगा उसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड को हम अमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन कई टाइप से कर सकते हैं हम। यहां पे जो अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन किया गया जो अब मैं बता रहा हूं आपको, उसका बेसिस है कि कोई भी अमीनो एसिड हो उस अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में कितने तो COOH ग्रुप मिलेंगे, कितने NH2 ग्रुप मिलेंगे, उसके बेसिस पर अमीनो एसिड 3 टाइप्स के होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड अब मतलब अल्केलाइन, और थर्ड है न्यूट्रल अमीनो एसिड। ये जो एसिडिक अमीनो एसिड है इनकी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा 2, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप मिलेगा 1, तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। यदि इसकी आयनिक फॉर्म देखें तो इस पे ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब नेट चार्ज इन अमीनो एसिड पे कौन सा मिलेगा तो वो मिलेगा नेगेटिव चार्ज। इसके कुछ एग्जांपल है जैसे ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है। बच्चों ध्यान से देखिए, ग्लूटामिक एसिड की स्ट्रक्चर में यहां जो साइड ग्रुप है वो क्या है, CH2 COOH। यदि यहां पे मैं एक CH2 को हटा देता हूं तो वो हो जाएगा क्या, एस्पार्टिक एसिड। तो देखिए ध्यान से, इन अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है 2, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप आ रहा है 1, तो क्या बोलोगे इसको, एसिडिक अमीनो एसिड। सेकंड है अल्केलाइन अमीनो एसिड या बेसिक अमीनो एसिड। ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में 2013 में, ऑल इंडिया PMT में पूछा गया था, उसमें लाइसिन का स्ट्रक्चर बना के पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। इसके स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ NH2 ग्रुप मिलेगा 2, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा 1। आयनिक फॉर्म ये होगा इसका। इसके एग्जाम्पल है हिस्टीडाइन, आर्जिनाइन, लाइसिन। इनको ऐसे याद रख सकते हैं बच्चों, हिस्टीडाइन, आर्जिनाइन, लाइसाइन कौन से टाइप के होंगे, अल्केलाइन, तो HALAL, इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं आप। हिस्टीडाइन, आर्जिनाइन, लाइसाइन कौन से टाइप के होंगे, अल्केलाइन। अब आते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। इनकी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ NH2 ग्रुप, COOH ग्रुप 1 होगा, इनको बोला जाता है न्यूट्रल अमीनो एसिड।
रिमेनिंग 15 अमीनो एसिड, बिकॉज देखिए मैंने अभी बताया आपको 3 अमीनो एसिड कौन से बताए थे मैंने, बेसिक, 2 अमीनो एसिड बताए थे मैंने एसिडिक, तो टोटल अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाने में यूज होते हैं 20, तो रिमेनिंग जो 15 अमीनो एसिड है वो कैसे हो गए, न्यूट्रल अमीनो एसिड हो गए। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन, इसमें देखिए फर्स्ट 4 टाइप का प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। अमीनो एसिड आपस में मैंने आपको अभी बताया था पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच्ड होते हैं, एक लीनियर स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको बोल देते हैं प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन का जो प्रोटीन था उसमें हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल जो प्रोटीन का था वो कॉइल हो गया, उसको बोल दिया सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे 2 टाइप के हो सकते हैं, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बेसिस पर सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन भी 2 टाइप का हो सकता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स। अब ये जो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन का प्रोटीन था, ये सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन का प्रोटीन हो गया फोल्ड, उसमें एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो गई, जैसे उसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो था ही, हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, आयनिक बॉन्ड आ गया, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड आ गया, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग हो गई, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाएगा टर्सरी। इट इज नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, ये फोल्डेड फॉर्म है प्रोटीन का, टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन। मैक्सिमम प्रोटीन एंड एंजाइम का जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो टर्सरी मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। 2 और मोर देन 2 कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोटीन के थे वो आपस में कंबाइन हो गए, तो बन जाएगा क्या, क्वाटरनरी कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद नेक्स्ट, प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बेसिस पर प्रोटीन 3 टाइप्स के हो सकते हैं, सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन, डेराइव्ड प्रोटीन। द प्रोटीन्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली अमीनो एसिड दैट विल बी नोन एज सिंपल प्रोटीन। बट यदि अमीनो एसिड का एक्स्ट्रा कुछ और आ रहा है तो उसको बोलिया जाएगा क्या, कंपाउंड प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन जो सिंपल प्रोटीन है या फिर कंपाउंड प्रोटीन है, उसका या तो डीनेचुरेशन हो जाए या फिर डाइजेशन हो जाए, तो जो मिलेगा प्रोटीन उसको बोला जाएगा डेराइव्ड प्रोटीन। एक कुछ एनसीईआरटी अपना जो पेज नंबर 146 है उस पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए सेकेंडरी मेटाबोलाइट के। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन कौन से हैं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये ध्यान रखने होंगे आपको। बच्चों इसमें कुछ प्रोटीन के नाम दिए हुए और उनके फंक्शन दिए हुए, बेटा ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें ये एक बार एग्जाम में आ भी चुका है, ये GLUT4 प्रोटीन वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना होगा आपको।